हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम तिवारी। और आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड यानी संविधान के निर्माण के जो बाकी दो सेक्शन बचे हुए थे, ठीक है, उसको हम जानेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को 4 सेक्शन में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन से हैं वो चारों, तो हम जल्दी से एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला था संविधान सभा की मांग, दूसरा था संविधान सभा का गठन, तीसरा है संविधान सभा की कार्यप्रणाली और चौथा है संविधान सभा की समितियाँ। तो इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे सेक्शन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन जो था उसने एक ऐसी व्यवस्था की थी कि जिससे मुस्लिम लीग काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गई थी। लेकिन जुलाई 1946 आते आते मुस्लिम लीग को फिर से ये लगने लगा था कि भैया इस देश में हमें कुछ मिलना नहीं है, ठीक। क्यों ऐसा लग रहा था? क्योंकि देखिए, जो कांग्रेस थी उसकी जीत उनको साफ दिखाई दे रही थी और कांग्रेस के कई लीडर्स ने ये कहा था कि जैसे ही कांग्रेस की जीत होती है तो भारत को हम एक यूनियन बनाएंगे, ठीक। तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसने जो व्यवस्था की थी कि कुछ हिस्सा जो था वो कांग्रेस के कंट्रोल में रहता था और कुछ जो था वो मुस्लिम लीग के कंट्रोल में रहता था, ठीक है। तो कांग्रेस ने ये कहा कि ये जो व्यवस्था है इसको खत्म करके हम एक यूनियन बनाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको ये लगने लगा कि हमें कुछ मिलेगा नहीं, तो इस वजह से ये सब शुरुआत हुआ, ठीक। बात करें अगर संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, तो देखिए ये जो संविधान सभा थी, ठीक है, उसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक। अब क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसको अपना देश तो लगता नहीं था ये भारत, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बैठक में पार्ट ही नहीं लिया और कहा कि भैया हमें अपना एक अलग देश दे दो, हम आपके साथ नहीं रह सकते। अब क्या हुआ, क्योंकि देखिए मुस्लिम लीग ने इस बैठक में पार्ट ही नहीं लिया, तो बैठक में केवल कितने लोग बचे? 211 सदस्य। 208 जो थे वो थे कांग्रेस के, ठीक है, और 3 अन्य सदस्य ने इस मीटिंग में पार्ट लिया। अच्छा, फ्रांस में एक प्रैक्टिस थी कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर होता था उसे हेड चुना जाता था। तो ठीक उसी प्रकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, ठीक है। बाद में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको संविधान सभा का स्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है। इन्हीं के साथ डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाने के बाद, यानी देखिए जो संविधान सभा थी उसमें एक तो अध्यक्ष थे और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। अगर हम आज भी देखें तो जो लोकसभा होती है उसके जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है, ठीक है, अगर वो उस पद के लिए उचित होते हैं तो, ठीक है, ऐसे ही नहीं बना दिया जाता। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को होती है पहली बैठक, ठीक है। पहली बैठक के बाद क्या होता है कि ठीक इसके 3 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करते हैं। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसी के आधार पर ही देश चलाया जाएगा, ऐसा किसमें कहा गया। यानी देश के संविधान में क्या क्या चीज़ें होंगी ये सब इसी उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था और इन्हीं उद्देश्यों को बाद में संविधान की प्रस्तावना के रूप में हम आज भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस प्रस्ताव के सारे जो पॉइंट्स हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। बात करें हम सबसे पहले पॉइंट की, तो इसमें कहा गया कि भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाया जाएगा, ठीक है। स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य मतलब इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनाया जाएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब है ये जो देश रहेगा पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा। सोवरेन यानी संप्रभु का मतलब है कि ये जो भारत देश है इस पर किसी भी बाहरी देश का कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी पावर इस पर कंट्रोल नहीं करेगी। रिपब्लिक का मतलब है यानी गणराज्य का मतलब है कि ये जो भारत देश है इसका जो हेड है यानी हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव होगा, ठीक है, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक कहा गया। साथ ही इसमें ये और कहा गया कि भारत के प्रशासन के लिए एक संविधान का निर्माण भी किया जाएगा, ठीक है। तो ये रही फर्स्ट पार्ट की बात। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो ब्रिटिश भारत है, ठीक है, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र जो हैं और जो इंडियन स्टेट हैं इसी के साथ जो अन्य क्षेत्र होंगे, ठीक है, वो और जो बाहरी देश होंगे अगर वो चाहते हैं कि भारत में मिल जाएं, ठीक है, तो वो भारत यूनियन का ही पार्ट होंगे, ठीक है। सिंपल से अगर देखा जाए, सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो इसमें ये कहा गया कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हो जाएगा
तो इसमें जितने भी क्षेत्र होंगे जो भारत में मिलना चाहते हैं वो भारतीय यूनियन का पार्ट होंगे। ठीक है, होंगे शब्द इसलिए इसमें बोला गया है क्योंकि ये जो बातें हैं वो 1946 में कही जा रही हैं। ठीक है, इसलिए इसमें होगा शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि कितना हिस्सा भारत में आएगा। ठीक है, तो ये रही बात। थर्ड पॉइंट पर अगर चलें तो इसमें कहा गया कि जो भारत है, भारत देश का जो हिस्सा होंगे जो देश, ठीक है, जो क्षेत्र भारत का हिस्सा होंगे उन्हें उनकी सारी शक्तियां दी जाएंगी। यानी जो स्टेट्स के मैटर में जितनी पावर्स होती हैं वो उन्हें दी जाएंगी। ठीक है, केवल वो पावर्स उन्हें नहीं दी जाएंगी जो सेंटर के अंडर में आती हैं। तो ऐसा इस थर्ड पॉइंट में कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव के। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके जितने भी अंग होंगे उन सबकी शक्तियों का सोर्स क्या होगा, वो भारत की जनता होगी। ठीक है, भारत की जो जनता है वो स्रोत कैसे होगी, यानी सोर्स कैसे होगी। तो देखिए, भारत की जनता ही चुनाव में पार्ट लेगी। ठीक है, वही वोट करेगी। ठीक है, और वोटिंग करने के बाद ही वो पावर दी जाएगी किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो सोर्स का हुआ भारत की जनता होगी। सिक्स पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा गया कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाएगी। यानी सामाजिक यानी सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो स्वतंत्रता दी जाएगी वो सभी नागरिकों को दी जाएगी, केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रह जाएगी। उनकी सुरक्षा भी की जाएगी। अवसर की समता, यानी जो किसी पर भी विभेद नहीं किया जाएगा कि किसी को प्रायोरिटाइज किया जाए कि तुम्हें ये चीज़ दी जाएगी दूसरे को नहीं दी जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, विधि के समक्ष क्षमता, यानी कानून के समक्ष जो सारे लोग एक समान होंगे, ऐसा भी इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया। ठीक है, साथ ही जो लोग होंगे वो पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। ठीक है, लोक नैतिकता की जितनी भी जो थी स्थापना वो सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था। ठीक है, सिक्स पॉइंट की अगर बात करें तो अल्पसंख्यकों यानी जो पिछड़े वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी जो अब तक दबे कुचले हुए थे वो अब उन पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा, उनको भी बाकी लोगों की तरह ऊपर उठाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात कही जाती है। साथ ही सेवन्थ पॉइंट की बात करें अगर, तो इसमें यह कहा गया कि जो यूनियन बनाया जाएगा, ठीक है, इसके जो भू क्षेत्र होंगे यानी जो जमीन का हिस्सा है, जो इसका भारत का जो समुद्री हिस्सा रहेगा और जो इसका वायु क्षेत्र रहेगा, उसको सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये सेवन्थ पॉइंट में कहा गया। देखिए, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। सर्वसम्मति से तात्पर्य ये है कि इस पर किसी ने क्वेश्चन कुछ भी नहीं किया, यानी इस पर किसी को कोई भी डाउट नहीं था कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है इसमें, तो ये सर्वसम्मति से पारित कर लिया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। उसके द्वारा क्या परिवर्तन हुए उसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, माउंटबेटन प्लान आने के बाद ये तो डिसाइड हो चुका था कि भारत के दो हिस्से होने वाले हैं। तो इसको जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया तो जो प्रिंसली स्टेट्स थी यानी जो रियासतें थीं, उन्होंने संविधान सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। देखिए, जब पहले इलेक्शन हो रहे थे संविधान सभा के, जब 389 सीट्स अलॉट की गई थी, तब जो रियासतें थीं उन्होंने अपने स्थान को ग्रहण नहीं किया था, यानी जो सीट्स थी उनके लिए रिजर्व की गई थी, उस पर ये लोग नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये डिसाइड होता है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग डोमिनियन बनाई जाएंगी, तो इन्होंने अपनी सीट ले ली। देखिए, ये जो स्वतंत्रता अधिनियम था इसके द्वारा 3 चेंजेस हुए थे। ठीक है, बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो इसमें यह कहा गया कि सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया जाएगा। ठीक है, संप्रभु का मतलब है कि ये जो संविधान सभा होगी इस पर किसी भी अन्य देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, ये जो संविधान सभा होगी वो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। साथ ही इस अधिनियम ने संविधान सभा को
ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या उसे बदलने का अधिकार भी दे दिया था। यानी अगर कोई भी ब्रिटिश संसद यानी जो ब्रिटिश संसद थी वो कोई भी कानून बनाती है तो ये जो संविधान सभा थी वो उसको समाप्त कर सकती थी, या अगर वो चाहे तो उसको बदल भी सकती थी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि संविधान सभा एक विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो संविधान सभा थी उसको अब दो काम करने पड़ेंगे। पहला पहला तो ये कि वो स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाएगी। ठीक है। दूसरा, देश के लिए आम कानून भी लागू करेगी। यानी जो संविधान सभा संविधान बनाने के लिए बनाई गई थी वो अब एक विधायिका के रूप में भी कार्य करेगी, यानी वो आम कानून भी बनाएगी। देखिए ये जो दो कार्य थे इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। ठीक है। प्रॉपर दिन डिसाइड कर दिए गए थे कि एक दिन जो था वो संविधान सभा की तरह कार्य करेगी और दूसरी तरह वो विधायिका की तरह करेगी। इस प्रकार जो संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है। जब भी सभा जो थी वो संविधान सभा के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे, और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे तो वो करते थे जीवी मावलंकर जी। देखिए संविधान सभा जो थी वो उसने 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूपों में कार्य किया। ठीक है। यानी संविधान सभा के रूप में भी कार्य किया और विधायिका के रूप में भी कार्य किया। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन जाता है, ठीक है, तो जो संविधान निर्माण का जो काम था वो समाप्त हो जाता है। अब जो संविधान सभा थी वो केवल और केवल एक विधायिका के रूप में कार्य करेगी जब तक जो दूसरे आम चुनाव थे, जो पहले आम चुनाव होते हैं 1951-52 में, जब तक दूसरी संसद नहीं बन जाती तब तक ये एक संसद के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य, ठीक है, पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे। यानी जो भारतीय संविधान सभा थी उससे अब मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो अलग हो गए थे। ठीक है। तो देखिए 1946 में जो माउंटबेटन योजना आई थी, ठीक है, उसने डिसाइड क्या किया था कि 389 सीट्स टोटल होंगी। तो 389 में से 90 सीट जो थी मुस्लिम लीग की वो तो पाकिस्तान में चली गई, तो अब कितनी बची भारत में, तो वो 299 सीट्स बची थी। बात करें भारतीय प्रांतों की तो भारतीय प्रांत जो औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत कहते थे, ठीक है, तो उनकी संख्या थी 296। तो अब अलग होने के बाद कितनी बची, तो 296 में से 229 सीटें बची थी। और अगर देसी रियासतों की बात करें तो 93 सीट हुआ करती थी पहले, तो अब 93 सीट से 70 सीट्स कर दी गई। यानी मोटे तौर पर अगर हम जाने तो पहले 389 होती थी तो वो 299 बची। ठीक। भारतीय प्रांत जो थे 296 थे तो वो 229 बचे, और जो देसी रियासतें थी 93 हुआ करती थी तो अब 70 बची। अगर बाकी अन्य कार्यों की बात करें हम तो अन्य कार्यों में संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। ठीक है। निम्न कार्य क्या किए थे, तो इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन भी किया था। ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं ये फैक्ट्स के तौर पर, तो इनको आप डायरेक्ट ऐसे ही याद कर सकते हैं। ठीक है। पहले क्या किया गया कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कर दिया है, यानी जो कॉमनवेल्थ है उसमें भारत को एक पार्ट बना लिया गया। साथ ही इसमें और क्या किया गया कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। यानी 22 जुलाई 1947 को हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको अपना लिया गया। इसके साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपना लिया गया। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया गया। और 24 जनवरी 1950 के ही दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है। यानी 24 जनवरी 1950 को 3 काम होते हैं, राष्ट्रीय गान चुना जाता है, राष्ट्रीय गीत चुना जाता है, और जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका भी चुनाव होता है। ठीक है। देखिए ये जो संविधान सभा थी इसने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें करके संविधान का निर्माण किया। ठीक है। संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था
और उसके बाद हमारा भारत का संविधान जो था वो अस्तित्व में आया। टोटल 114 दिनों तक इसमें विचार हुआ था। टोटल 64 लाख रुपए का खर्च आया था, जो कि बहुत हुआ करता था उस टाइम पे। हमारा जो संविधान है, ठीक है, वो 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक होती है। उसके बाद लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, देखिए 26 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक जो संविधान सभा थी, उसने एक विधायिका के रूप में कार्य किया। ठीक है, मई 1951 और 52 में होते हैं आम चुनाव। इसके बाद जो अंतरिम संसद थी वो रद्द कर दी जाती है और जो नई संसद बनती है वो अपना कार्यभार संभाल लेती है। तो ये इस पॉइंट में कहा गया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे संविधान सभा की समितियों की। देखिए, हमारे संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो संविधान बनाना कोई छोटा काम तो था नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग टास्क करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। कुछ बड़ी समितियां बनाई गई थी और कुछ छोटी कमिटीज भी बनाई गई थी। बड़ी कमिटीज की बात करें अगर, तो ये टोटल 8 बड़ी कमिटीज बनाई गई थी। ठीक है, अगर इनको हम नाम से जाने तो देखिए, पहली थी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरी थी संघीय संविधान समिति, जो सरदार पटेल के अंतर्गत में थी। तीसरी थी प्रारूप समिति, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिति है। ठीक है, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, फोर्थ थी परामर्शदाता समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और फिफ्थ थी प्रक्रिया नियम समिति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर में थी। सिक्स्थ थी राज्यों के लिए समिति, जो जवाहरलाल नेहरू देखते थे। और सेवेंथ थी संचालन समिति, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही देखते थे। ठीक है, तो ये टोटल 7-8 बड़ी कमिटीज बनाई गई थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कमेटी है वो प्रारूप समिति है। देखिए, इन सारी कमिटीज के अलावा जो और भी छोटी छोटी कमिटीज हैं जो इस बुक में लिखी हुई हैं, उसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि उसमें शायद ही कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो जो उससे छोटी कमिटीज से पूछा गया हो। एकमात्र जो कमेटी सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम जरूर जानना चाहिए, वो है प्रारूप समिति। तो हम प्रारूप समिति को जान लेते हैं। ठीक है, प्रारूप समिति की बात करें तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति को संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करना था। ठीक है, बात करें इसके मेंबर्स की तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। बाकी अन्य मेंबर्स की बात करें तो इनके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे। ठीक है, और एन माधव राय थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राय, जिन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी, क्योंकि बी एल मित्र जो थे वो बीमार पड़ गए थे, इसलिए उनकी जगह माधव राय आए थे। ठीक है, और टी टी कृष्णमाचारी थे, इन्होंने डी पी खेतान की जगह ली थी। ये वी टी लिख गया है तो यहाँ टी टी कृष्णमाचारी होगा, इन्होंने डी पी खेतान की जगह ली थी। देखिए, ये जो कमेटी थी प्रारूप कमेटी, उसने अपना पहला प्रारूप कब तैयार करके दिया? वो तैयार किया था फरवरी 1948 में, फिर इसको प्रकाशित कर दिया गया। तथा भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और प्रस्ताव देने के लिए 8 महीने का टाइम भी दिया। ठीक है, प्रारूप समिति ने इसने कहा कि आप 8 महीने तक अपने सुझाव दे दीजिए। ठीक है, 8 महीने के सुझाव के बाद 8 महीने तक लोगों ने इसमें सुझाव के बारे में चर्चाएं की। ठीक है, दूसरी बार अक्टूबर 1948 में दूसरा ड्राफ्ट प्रकाशित करके अपना पूरा काम इस प्रारूप समिति ने कर लिया। ठीक है, इसको तैयार करने में टोटल 6 मंथ लगे थे इस प्रारूप समिति को, और 141 बैठकें हुई थी। ठीक है, देखिए, इस कमेटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसके मेंबर्स। तो इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनके नाम ही पूछ लिए जाते हैं कि प्रारूप समिति में अगर एन गोपाला स्वामी अयंगर के बारे में पूछा जाता है कि एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, वो किस समिति से रिलेटेड हैं, तो वो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि वो प्रारूप समिति से रिलेटेड है। देखिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हमने टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया था।
जिसमें 2 सेक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था और बाकी के जो 2 बचे थे उसको हमने इस वीडियो में जान लिया है। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो पूरा होता है। ठीक है, आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चले होंगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लक्ष्मीकांत बुक के हर एक चैप्टर को मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।